श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी को, जो कि गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण हिमालयन पर्यावरण संस्थान में वरिष्ठ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे आजीविका मिशन स्वरोजगार को जोड़ती नई राहें। आजीविका मिशन का संचालन किस प्रकार जीव पंथ संस्थान कर रहा है और कैसे ये कृषकों को यहाँ पर प्रशिक्षण देता है, कौन कौन से प्रशिक्षण यहाँ पर कृषक प्राप्त करते हैं और कैसे वो अपनी आजीविका को बढ़ाने में उनका ये प्रशिक्षण सहायक साबित होता है। तो इससे बातचीत के लिए आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपकी ऑल इंडिया रेडियो अल्मोड़ा की जोशी जी पांडे जी को धन्यवाद देता हूं। और आपकी जो कार्यक्रम है, आपको जो भी आपकी जानकारी है हमारा आजीविका संबंधित, मैं आपको प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बात सबसे पहले हम बात करें कि आजीविका मिशन से हम क्या समझें। आजीविका मिशन, आजीविका तो एक बहुत ही साधारण शब्द है। इसमें हमको रोजगार उपलब्ध का, तो रोजगार उपलब्ध आपका घर में आप रह के आपके आसपास में आपको कैसे रोजगार का साधन देख सकते हैं और आपको परिवार को चला सकते हैं, यही आजीविका। तो इस मिशन की एक बृहद लेवल पर ये मिशन चल रहा है, तो जीवी पंथ में ये मिशन स्पेशली इसके लिए क्या कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए, आजीविका उपलब्ध करने के बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन जीवीपंथ में हमारा एक सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र है। तो सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र है जीवीपंथ की, एक सब सेंटर है। उसी के माध्यम से हम इंटीग्रेट के माध्यम से जो आजीविका पहाड़ में हो सकता है, उसी में हमको लोगों को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये आपके वहाँ जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो ये वर्ष भर चलता रहता है? पूरी, जैसे कि सेंटर एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो पूरी साल में हम ये आजीविका मिशन जो जो संबंधित है उसमें हम चलाते हैं। तो इसका कोई एक प्रोग्राम रहता होगा, आपका साल भर का एक टाइम टेबल रहता होगा? बिल्कुल, जिसके हिसाब से आप कार्य करते हैं? बिल्कुल। हमारा जो परियोजना चल रही है कि पहाड़ में लोगों का आजीविका हम कैसे मुहैया करा सकते हैं, तो इसीलिए हम हमारे वहाँ रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। नहीं तो हम गाँव में भी, डिफरेंट गांव में जो हमारा प्रोजेक्टेड विलेज है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट लागू होता है, उसी गांव में भी हम लोगों को समूह के माध्यम से ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। देखा जाए तो ये एक प्रमुख हेडक्वार्टर है जीव पंथ का। इसके अन्य शाखाएं अलग अलग हैं। उत्तराखंड में श्रीनगर में और कुमाऊं में, अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर पूरे हम पश्चिमी हिमालय की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इस संस्थान के अन्य शाखाएं भी हैं। यहाँ पर विशेषकर कृषकों के लिए किस तरह के प्रशिक्षण आप लोगों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं? जैसे कृषक शब्द कहना यहाँ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आजीविका हम मुहैया करते हैं, खेती पाती से अलावा और क्या आजीविका हो सकता है, उसी में हम मुहैया करते हैं। जैसे आप सभी को जानकारी है कि पहाड़ में अभी बहुत सारे कारणों से कृषि का से आजीविका का साधन नहीं है। इसीलिए कृषि को छोड़ के और क्या आजीविका साधन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ का भी प्रॉब्लम है कि, और हमारा क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम है, तो आजीविका में हमारा कृषि से बहुत सारी परेशानी है। इसलिए कृषि को छोड़ के हम जो वन्य जात हैं, यहाँ के जो आसपास मिल रहे हैं, वन्य जात से भी क्या क्या आजीविका का संबंध है, उसको हम वाइल्ड रिसोर्सेस बोलते हैं कि तो उसमें हम वन्य जात से भी हमारा आजीविका मिल सकता है कि विभिन्न प्रकार और उपाय जैसे मधुमक्खी है, इको टूरिज्म है, और NTFP जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से भी मिल सकता है, और बहुत सारे और औषधीय पादप से हमारा आजीविका संसाधन हो सकता है। तो हमारे जो जंगली पादप हैं उनसे भी खासकर एक आजीविका की हम संभावना तलाश सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी जो हम कहेंगे पादप हैं उन पर आप ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे लोगों को? जैसे जंगल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो एक बुरांश मान लीजिए, एक आंवला मान लीजिए, एक
और काफल मान लीजिए, ये सब हम जो खा रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग दैनंदिन यूज करें उसका हम रॉ यूज करें, उसका भी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, या उसको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से भी आजीविका साधन बन सकता है, और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हुए हैं। जी। आपसे बातचीत होने पर पता लगा कि काफल से भी कुछ किया जा सकता है, तो जी। काफल से क्या स्कोप है? क्योंकि काफल एक सीमित अवधि के लिए ही हो पाता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं काफल, लेकिन उसकी हम शेल्फ लाइफ कहें तो बहुत कम होती है। काफल का अगर मेडिसिनल वैल्यू, लोग ऐसे काफल को सीजनली खा रहे हैं और एज ए आम कस्टमर या ऐसे खा रहे हैं, बट काफल का जो मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मेडिसिनल वैल्यू को हम अगर वैज्ञानिक तरीका के हम उसको न्यूट्रिशन एनालिसिस कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन एनालिसिस कर बेस होके उसको काफल को हम पब्लिकली ये हम डिसिमिनेशन या प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि, और काफल को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसे सीजनली ना यूज करके हम लॉन्ग रन में भी कैसे हम यूज कर सकें, उसको भी एक वैज्ञानिक पद्धति से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जा सकता है। जी। जैसे गढ़वाल में देखा जाए तो मालू के पत्ते का बताते हैं बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वहाँ मालू जी। के पत्ते का इस्तेमाल सिंगोड़ी के लिए खास कर किया जाता है। तो हम्म। कुछ अपने गढ़वाल का अनुभव बताएं। जैसे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा मालू होते हैं, तो मालू के पत्ते से अल्मोड़ा में जैसे सिंगोड़ी में यूज करते हैं, वहाँ मिठाई के लिए तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन मालू के पत्ते से भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जा सकता है। जैसे मालू के पत्ते को सुखा करके उसमें पत्तल दने यूज करके इसको, जैसे प्लास्टिक की ये एक विकल्प के हिसाब से भी कुछ लोग इसको यूज कर ही रहे हैं। जी। मतलब एक जो हम कहते हैं पत्तल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए जी, भी होता है, एक आम भोज हम देते हैं तो उसमें मालू के पत्ते का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यूज किया कर जाता रही है। है। जी। बात आती है थोड़े बहुत मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय को लेकर के, तो इसकी भी आपके वहाँ कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल, मुर्गी पालन का भी हमारा यहाँ एक लगा हुआ है हट, और हमने मुर्गी रखे हैं। मुर्गी पालन का ये उद्देश्य है कि मुर्गी से हमको एक तो आपकी पोषक तत्व तो मिलेगा मिलेगा, और मुर्गी से जो मुर्गी का जो एक्सट्रीट या जो गंदगी है उसको हम चैनलाइज करके अगर किसी पॉइंट पर ले जाए तो उसमें मछली पालन भी हो सकता है, और मछली को अच्छे मुर्गी का जो एक्सट्रीट हो गया उसमें अच्छी खान पान बन सकता है, और मछली को बाहर से कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, और मछली अच्छा से वहाँ पनप सकते हैं। तो मछली पालन, मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन भी वहाँ हो जाएगा, और उसमें भी अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। जी। बात आती है क्योंकि ऐसे पादपों की बात चल रही है जिनका इस्तेमाल हम किए जाते हैं जो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ में मिलते हैं, तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में जी। अभी तक हम देखें तो कुछ आम, जैम, जेली इनके ही फूड अचार या हम कहें जैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और कौन-कौन सी चीज़ें हम इनसे बना सकते हैं? जैसे आपने यह बुरांश का, अभी जो बुरांश का इंग्लिश के नाम उसको रोडोडेंड्रम बोला जाता है, और अभी मार्च अप्रैल में होना शुरू हो जाएगा। तो बुरांश के फूल से जूस भी बन सकता है, जैम भी बन सकता है, और उसके अलावा बुरांश से कुछ कुछ लोग अचार भी बनाना शुरू किया है। तो ये एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल में तो नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किसी को एक आजीविका का उपलब्ध का बहुत बड़े जरिया है। तो जैसे बुरांश के साथ साथ और सारे चीज़ें यहाँ पहाड़ में होते हैं, जैसे एक फिग होता है और बेल होता है, इसी में भी लोग कोई अपनी आपकी आजीविका कर सकते हैं। आंवला, बेल, फिग और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल से उसी में। और चीज़ एक यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, हम लोग ज़्यादातर पहाड़ में ये बटन मशरूम की कल्टीवेट, अभी ये बरसात के मौसम में भी बहुत सारे मशरूम पहाड़ी होते हैं, उसको ठीक प्रक्रिया से हमको पहचान करके उसको प्रोसेसिंग किया जाए, जैसे ड्राई मशरूम को ड्राई करके भी यूज किया जा सकता है। मतलब जो ताज़ा तो यूज करते ही करते हैं, मशरूम को ड्राई करके भी हम यूज कर सकते हैं, पैकेटिंग कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो इसी में भी एक रोजगार आपको उपलब्ध हो सकता है। आपने मशरूम की बात की, मशरूम को आप अपने लोगों ने एक इंडस्ट्री का रूप में ले लिया है और लोग मशरूम में ट्रेनिंग लेकर के मशरूम का उत्पादन करते हैं। लेकिन इधर कुछ खबरें आई थी बीच में कि कुछ लोगों ने जैसे जंगल में गए और वहाँ से उन्होंने मशरूम उठाया और वो खा लिया, कोई तो जंगली मशरूम की वजह से अकाल मृत्यु हुई। तो अब ये भी होता है कि वो थोड़ी पहचान अगर हम करें तो जंगली मशरूम और जो हम लोग खाते हैं उनमें उसके बीच में क्या अंतर होता है? जंगली मशरूम में बहुत सारे चीज़ मशरूम होते हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे खाने के योग्य है, उसको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी है। जैसे उदाहरण का लेके बोलो कि जैसे कोस्टर मशरूम है, वो कोस्टर गुच्छी मशरूम है, ये बाहर से ही होता है, वो नेचुरली होता है। तो ये
जो अपने जो पूर्वज होंगे उसके परंपरागत तरीका से अगर पहचान में कोई जानकारी होगा, या कोई जो नया बंदा होगा, खास करके तो गुच्छी मशरूम पहाड़ में होता है और वो जंगली है। गुच्छी मशरूम को अगर पहचान होगा तो बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है और बहुत ही डिमांडेड है। तो इस प्रकार से जो लोगों को पहचान नहीं है, तो पहले उसको पहचान जानना जरूरी है। तो बिना पहचान के कोई भी खाना नहीं चाहिए। तो जो पहचान पाते हैं कि जो खाने योग्य है उसको ही खाना चाहिए, उसी को ही अपने ला के उसको आप या तो रॉ में भी खा सकते हैं, या इसको और भी कुछ फूड प्रोसेसिंग करके उसमें आपके आजीविका उपलब्ध हो सकते हैं। जी, जंगल में आप निकलते हैं तो हमें स्ट्रॉबेरी मिलती है, हमको स्ट्रॉबेरी को हम खाते चलते हैं। ऐसी अन्य जंगली बेरीज भी होती हैं, जी। तो उनका भी कभी हम लोग देखते हैं सेवन कर लेते हैं, जो हो सकता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो। बहुत सारे बेरीज जंगल में, जैसे छोटे छोटे दाने, अनार के दाने जैसे छोटे छोटे लाल कलर के बेरीज होते हैं, और खट्टी थोड़ी बहुत खट्टी होते हैं। तो उसमें भी जंगल में जो लोग जानने वाले हो ऐसे कच्चे खाते हैं, और उसमें भी अचार या पिकल बन सकता है। तो ये भी जंगल का हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वाइल्ड फ्रूट्स है, उसमें हमको पहले पहचानना होगा कि कौन एडिबल है और कौन एडिबल नहीं है। और जो एडिबल को हम उसको फूड प्रोसेसिंग माध्यम से अपने रोजगार साथ जोड़ सकते हैं। अब मैं एक बात कहूँ कि आपके जो सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे जो भी आप ट्रेनिंग देते हो, तो वर्ष में करीब करीब कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे पाते हैं? जैसे हमारा 5 वर्षीय को परियोजना होते हैं, और 5 वर्ष में ऐसे टारगेट तो हमारा ऐसे कुछ खास है नहीं है, लेकिन 5 वर्ष में जो प्रोजेक्टेड विलेज को हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें लगभग 4 से 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, और कोई इंडिविजुअल को नहीं ट्रेनिंग करते, हम समूह के माध्यम से ट्रेनिंग करते हैं। और लक्ष्य ये रहता है कि अगर 20-25 लोग आते हैं, उसी में कोई 1-2 लोग हमारा बताए हुए तकनीक को यूज करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, और वो दूसरे लोग के लिए उदाहरण बने। तो उसको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि भाई अमुक आदमी तो ये काम करके सफल हुआ और अपनी आजीविका चला रहे, तो हम भी इस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार लोगों को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करने के लिए 1-2 लोगों को हम उसको कुछ हम फैसिलिटेट भी करते हैं, और कुछ को उसको स्पेशल हम इंटरेस्ट देके स्पेशली उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मास्टर ट्रेनर भी होते होंगे जिनको आप ट्रेन करते हैं गांव-गांव में, ताकि वो गांव में भी ट्रेनिंग दे सकें? मास्टर ट्रेनर तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ वर्किंग है, लेकिन जो बंदा अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलपमेंट हो सकता है और अपने आजीविका रोजगार कर सकता है, तो उसको दूसरे विभाग वाले भी उसको बहुत सारे प्रोग्राम में, आजीविका संबंधित प्रोग्राम में बुलावा आता है। वो खेती के साथ साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ साथ वो एक मास्टर ट्रेनर भी बन जाता है एक अपने यही क्षेत्र के लिए। जी, तो सानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने आजीविका मिशन स्वरोजगार से जोड़ती नई राहें, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम समझते हैं हमारे श्रोता आपकी इस जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित होंगे, और यदि कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, ये भी बता करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई एंटरप्रेन्योरशिप पहाड़ में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहिए, तो गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमाल में अवस्थित है, और वहाँ पे हमारा एक जो सेंटर है, आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र है, सामाजिक आर्थिक विकास केंद्र से वो सीधा आके संपर्क कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्टर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या हमसे भी सीधा जुड़ सकते हैं। और अपने जो भी हम जुड़ेंगे उसको हम यहाँ पे हमारा जो चीज़ें उपलब्ध है आर्थिक के विकास के लिए, तो उसको हम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग और स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएंगे। धन्यवाद।